आज हमारे साथ फैज़ान की अम्मी रेहाना अहमद हैं। रेहाना अहमद वो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेहाना अहमद ने अभी एक बहुत ही बड़ी लड़ाई जीती है। जीतना इसलिए कह सकते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये बताया है कि उनके 23 साल के बेटे जो आईआईटी खड़गपुर के 3rd ईयर के मैकेनिकल इंजीनियर के छात्र थे, उनका जो 14 अक्टूबर को डेड बॉडी मिला था, वो एक सिंपल डेथ नहीं बल्कि एक होमिसाइड था। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी हत्या हुई थी। तो हम रेहाना अहमद से बात करेंगे इस बारे में, और लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे उनसे, फैज़ान अहमद कैसा स्टूडेंट था, किस तरह का छात्र था, किस तरह के उसके नेचर थे, ये रेहाना अहमद सबसे पहले हमें बताएंगे। खुश मिजाज रहने वाला बेटा था मेरा। हरदम खुशी रहता था। उसको खाना खाने से लेकर स्कूल जाने तक हर चीज़ में उसको खुशी मिलता है। दोस्त यार में हंस बोल के मिलने वाला, खेल कूद में अव्वल आने वाला, कुछ प्रतियोगिता हो या कोई कंपटीशन हो, उसको कोई ये एग्ज़ाम जो होता है उस एग्ज़ाम में ले जाएं, हर चीज़ में उसको नंबर मिलना, प्राइज़ मिलना, ये उसका खासियत था। हर चीज़ में उसको प्राइज़ मिलता था। जो भी वो कंपटीशन में जाएगा, वो जो भी काम करेगा वो इतना अच्छे से करता था कि उसको अव्वल लाना ही था, उसको प्राइज़ लाना ही था। उसको हर चीज़ में, पढ़ाई लिखाई में भी, क्लास में हमेशा आज कैसे सबसे आगे रहें, कैसे हर चीज़ में उसको अच्छा नंबर मिले। उसका मार्कशीट में कभी रेड सीन नहीं पड़ा। वो बोलते मेरे मार्कशीट में रेड सीन आने से गंदा लगेगा, मुझे नहीं चाहिए मार्कशीट में रेड सीन। कभी आया ही नहीं, नर्सरी से लेकर मैट्रिक 10th तक 12th तक कभी उसका मार्कशीट में कोई सब हर चीज़ में अव्वल। जी। और जब आपने जब खबर सुना, आईआईटी, चूंकि आईआईटी पूरे देश में जितने भी आईआईटीज़ हैं वो सब प्रीमियर इंस्टीट्यूट कहे जाते हैं, तो आईआईटी खड़गपुर से जब आपको खबर आई तो उसके बाद आईआईटी के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनका बिहेवियर आपके तरफ कैसा था? आपने अपना एक बेटा उनको दिया था, उसके बाद जब ये खबर आई फिर आपने क्या पाया? जी, उन लोगों ने तो खबर ही दिया नहीं था। मेरा बेटा का ये डेट का किसी स्टूडेंट होगा और कोई दूसरे कोई खबर किया है, लेकिन अथॉरिटी के तरफ से मेरे बेटे का डेट का कोई खबर नहीं आया। ऊपर से हमने उनको फ़ोन मिलाया तो उन लोगों ने जब पूछा गया कि मैं फैज़ान की मम्मी बोल रही हूँ, आप ये कीजिए, मेरा बेटा को क्या हुआ है आप बताइए, तो फ़ोन कट किया। उसके बाद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और फ़ोन में कभी बात भी नहीं किया। आसाम का नंबर देख के वो लोग फ़ोन ही नहीं उठाया। कोई कुछ मदद नहीं किया। 2 बार हम लोग उन लोगों से मीटिंग किया, लेकिन उन लोग का सॉरी के अलावा कुछ नहीं बोला। हम लोग को कुछ कोऑपरेट तो किया नहीं। उन लोग को जितने बार पूछा गया, वार्डन को हो, कोई रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है उनको, प्रोफेसर को, सबसे मैं पूछा कि मेरा बेटा 3 दिन तक बाहर नहीं निकला, खाना नहीं खाया, क्लास नहीं अटेंड नहीं किया, आप लोगों ने खबर क्यों नहीं किया? शायद बीमार है, क्या है, क्यों नहीं आ रहा है ये लड़का? तो वार्डन का जवाब था, मैडम मेरा बीमार था, तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। तो आप नहीं जा पाए, आपके नीचे तो और लोग काम करते हैं, किसी और को क्यों नहीं बोला? बोले मैडम सॉरी। सॉरी से मैं क्या करूँगी? इसके अलावा वो खड़गपुर अथॉरिटी हमें और कुछ दिया भी नहीं। डायरेक्टर से मैं इतना रिक्वेस्ट किया कि इतना तो बोला, सर आपसे मिलना है मुझे, आपसे मिलना है मुझे, आप जब तक नहीं आओगे आपके गेट के पास में बैठे होंगे। उनका जवाब था, आप जितने दिन बैठना है बैठिए, लेकिन मुझसे नहीं मिल पाएंगे आप। जी, हमने ये भी सुना है कि जब वहाँ पे स्टूडेंट लोग चाह रहे थे कि फैज़ान की बॉडी को 2 घंटे के लिए वहाँ रखा जाए, ट्रिब्यूट किया जाए, तो वो भी इजाज़त उन लोगों ने नहीं दिया था। जी, जो ये मेदिनीपुर मर्ग से बॉडी को ये लेके जाने लगे थे, तब हमें सौंपा था एयरपोर्ट ले जाने के लिए। तो स्टूडेंट ने बोला था कि हमें बॉडी 10 मिनट के लिए चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं। स्टूडेंट चिल्ला के बोले थे, सर ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 10 मिनट श्रद्धांजलि देंगे। हम बच्चे सब कुछ रेडी करके रखे, बच्चे कैंडल लेकर खड़ा है, जला हुआ कैंडल है। सिर्फ 10 मिनट के लिए फैज़ान को आखिरी श्रद्धांजलि देंगे, आखिरी बार आईआईटी से विदाई कर उसको अलविदा बोलेंगे। लेकिन उन लोगों ने ये जवाब दिया कि तुम लोगों को पुलिस पकड़वा के अंदर करा दे क्या? उन लोगों का जवाब यह था कि ये तक नहीं कि एक स्टूडेंट उन लोग का कॉलेज में, एक जो इंस्टीट्यूट में मर गए, उसको आखिरी श्रद्धांजलि तक ना मिल पाए, इतना तक उन लोग को एक
स्टूडेंट पर इज्जत नहीं है, इसको ये नहीं है। स्टूडेंट उन लोग के लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं। एक अथॉरिटी है जो उन लोग का डिप्टी डायरेक्टर, उन्होंने बोला रहा कि स्टूडेंट 10 रुपीज़, हम लोग 100 रुपीज़, मतलब वैल्यू, स्टूडेंट का वैल्यू वो लोग इतना कम लगाते हैं। जो हम लोग लाखों रुपया दे के उन लोग को पेरेंट्स बना के अपने बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए हम लोग 20 साल पाल के इतना होनहार बच्चा बना के उन लोग के पास भेजते हैं, और लोग उसका कीमत 10 रुपया लगाते हैं। और 10 रुपया लगाने के वजह से उन लोग गाय गोरू जैसे मार डालते हैं, उसी तरह से मार डालते हैं। उसके बाद बोलते हैं सुसाइड है, कुछ है, ये है, वो है, तभी उसका ब्रेन ये है, कोई दवा खाया है, ये सब इल्ज़ाम लगाते हैं। होनहार बच्चों को वो लोग हम लोग खो देते हैं। हम लोग माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ बनने के लिए भेजते हैं, किसी को मारने के लिए अधिकार नहीं दिया। ये अधिकार किसी को नहीं देते एक माँ अपने बच्चों को मारने के लिए। जी, तो आज तकरीबन 211 दिन, अगर अक्टूबर जो डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है 11 अक्टूबर को अगर ये माना जाए कि उनकी मौत हुई थी, तो आज 211 दिन हो गए। क्या इस 211 दिन के दौरान कभी भी IIT से कोई फ़ोन आपके पास आया, कोई सिंपैथी की कोई बात हुई किसी जी तरह? नहीं, किसी ने मिलने की कोशिश नहीं किया, किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने एक बात तक हम लोग को नहीं किया। इतना तक सुने स्टूडेंट हमें बोल रहे थे, जब बॉडी रूम में, हॉस्टल रूम में पड़ा हुआ था, स्टूडेंट ने बॉडी फर्स्ट देखा, देख के कॉलेज अथॉरिटी को फ़ोन किया कि सर यहाँ ऐसे ऐसे फैज़ान का डेड बॉडी गिरा हुआ है, आप लोग आइए। हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाया, लेकिन ना डॉक्टर गया, ना अथॉरिटी का कोई गया, ना कोई एक जन बंदा वहाँ पहुँचा नहीं। उसके बाद पुलिस आके बॉडी ले जाने के लिए बोल रहे हैं, 2 घंटा तक वहाँ बैठा रहा कि कोई आए अथॉरिटी से साइन कर दे कि ये बॉडी हमारे कॉलेज का स्टूडेंट का है, लेकिन कोई साइन नहीं किया। तब पुलिस ने उसे उठाकर खड़गपुर हॉस्पिटल का मॉर्ग में ले जाके गया, लेकिन खड़गपुर मॉर्ग ने बोला जो ये इसका कोई गार्जियनशिप नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं रखेंगे। इसीलिए पुलिस ने उसको मेदिनीपुर ले गया। मेदिनीपुर ले जाके उन्होंने अपने वैन में उसको पूरा 14 तारीख को उसी वैन में उसको रात भर रख दिया, जो बॉडी आज डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद जब हम लोग 15 तारीख को एयरपोर्ट पहुँचे, पुलिस वाला ने हमें फ़ोन किया, आप लोग पहुँच गए? हम लोग बोले हाँ हम लोग पहुँच रहे हैं, थोड़ा देरी में पहुँच रहे हैं। तभी ले जाके उन लोगों ने उस फैज़ान का बॉडी को, जो मेरा बेटा का जान था, उसको मेदिनीपुर के मॉर्ग के दरवाजे के पास इस तरह से फेंक के रखा था, किसी कोई जानवर अगर मर जाए कहीं मिले तो उसको ले जाके जैसे म्यूनिसिपैलिटी फेंक के रखते, उस तरह से फेंक के रखा रहा। ऊपर से मुझसे मैं माँ से पूछा गया रहा कि आप देख पाओगी? एक माँ इतने दूर से ये खबर सुन के आते हैं कि उसका बेटा को किसी ने मार डाला, उसके बाद उनसे पूछते आप देख पाओगी? जब मैंने दरवाज़ा दोनों तरफ से खोल के देख रही हूँ, मेरा बेटा मेरे दरवाजे के पास से फेंक के रखा हुआ है, सराग वह खून पानी से लबालब पड़ा हुआ था। वो मैंने पूछा इतना खून कहाँ से आ रहा है, मेरा बेटा को क्या हुआ, इतना खून कैसे है? बोल रहे हैं उसका मरने के बाद कहाँ कहाँ से खून निकलते हैं आप लोगों को पता नहीं है। ये जवाब मिला रहा। जब उसका फादर ने बोला मेरा बेटा ये हो ही नहीं सकता, आप लोगों ने मेरा बेटा कहीं छुपा के ये सारा गला किसका ये दे रहे हो। लेकिन यही IIT के लोग, हम लोग इस बात को यहाँ पे ये करेंगे, लेकिन ये जानकारी में है कि यही IIT के लोग जब दूसरी बार फैज़ान की बॉडी को एक्सह्यूम किया गया दूसरे पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ पे डिब्रूगढ़ वो लोग पहुँच गए थे। जी, जिन लोगों को कॉलेज अथॉरिटी को उन लोग का ऑफिस से हॉस्टल तक ज़्यादा दूर भी नहीं, इतना दूर तक चलकर एक साइन करने के लिए, या हमारे बच्चों को क्या हुआ है, जिस माँ बाप ने हमारे भरोसे बच्चों को भेजा है, उस बच्चों को किसने मारा, क्या हुआ है, ये देखने का टाइम नहीं मिल रहा था। हम लोग से एक खबर, एक सिंपैथी देने के लिए उन लोग के पास टाइम नहीं था। वही लोग उस दिन जिस दिन सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए बॉडी निकाला गया था कब्र से, उस दिन वो लोग चुपके से कैसे पहुंच गए वहाँ? 4 जन जी, 4 पर्सन कैसे पहुंच गए डिब्रूगढ़ कब्रिस्तान? जी, फिर इतना तक नहीं हुआ, मैं गेट के सामने खड़ी थी, मुझे देखा उन लोगों ने, देख के पहचान के भी मुझे आवाज नहीं लगाया, लेकिन सीधा अंदर जाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। जी। अब ये बताइए कि कोर्ट मैं ये पूछना चाहती हूँ क्यों आए थे वो लोग? जी, अब ये बताइए हाई कोर्ट ने जो अभी ये कंफर्म किया है
जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आया है उसके बेसिस पे कि ये होमिसाइड है और अब एक एसआईटी का गठन होगा, तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? आजकल टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट आई है जिसमें खड़गपुर पुलिस ये कह रही है कि अब हम लोग मर्डर केस के तौर पे इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप कैसे इसको देखते हैं? एसआईटी का गठन जो करने वाली है मुझे हाईकोर्ट। हाई कोर्ट पे और ऑनरेबल जज साहब मांठा साहब पे मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। उन्होंने मुझे आज यहाँ तक जीत में, और मेरा लॉयर रंजीत सर और अनिरुद्ध मित्रा पर भी भरोसा है। लेकिन अभी तक मेरा बेटा के ऊपर से जैसे दाग हटा है, उसी तरह से मैं अभी चाहती हूँ कि मेरा बेटा को किसने मारा ये भी पता चले। और इसके लिए पुलिस पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं पुलिस के ऊपर अभी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पुलिस के गलती की वजह से ही आज मेरा बेटा को दोबारा कब्र से निकाल के एक माँ इतना दूर फिर लिया के आज 10-15 दिन कलकत्ता में बैठे हुए उनका बॉडी को मॉर्ग में रख के। इस माँ के ऊपर क्या बीत रहे हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बोल रही हूँ। मेरे हाईकोर्ट पे विश्वास है कि वहाँ से मुझे एक एसआईटी का गठन करके दें। एसआईटी मिले तो शायद मुझे इंसाफ जल्दी मिल सकते हैं। जी, और एक और बात आ रही है, आप कलकत्ता से यहाँ, आप अभी कलकत्ता में हैं, जब ट्रायल शुरू होगा उस वक्त ये बात हो सकती है कि केस खड़गपुर में चले, तो आप कैसे उसको मैनेज कर पाएंगी? चूँकि आपको आसाम से यहाँ आना होगा, फिर से कई बार ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको आप कैसे ये देख पा रहे हैं कि आगे आप कैसे आगे अगर पूरे मामले को। खड़गपुर में ये मामला ये होगा तो मुझे बहुत दिक्कत आएगा, क्योंकि कलकत्ता में मुझे लॉयर साहब को और दो एक परिजन मेरा है दोस्त जो बना है अभी अभी फैजान के हादसे के बाद, उन लोगों के सपोर्ट से थोड़ा सा मदद मिलते हैं कलकत्ता में आके मुझे रहने के लिए या खाने पीने का जो सुविधा मुझे मिलता है। लेकिन अगर खड़गपुर होगा तो मुझे ये सुविधा नहीं मिलेगा। खड़गपुर मेरा अनजान शहर है, ऊपर से पुलिस से भी मुझे सपोर्ट मिलेगा वहाँ जाके ये मुझे विश्वास नहीं है। और कुछ जो मेरा साथ गलत भी हो सकता है वहाँ, अगर ये ट्रायल अगर वहाँ चलेगा। मैं ये इसीलिए रिक्वेस्ट करूँ या मैं ये बोलूँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर ये ट्रायल कलकत्ता में होगा तो मेरे लिए थोड़ा मैनेज करने में लिए थोड़ा सा सुविधा होगा, कम खर्च में मैनेज करने के लिए। जी, अब आप ये बताएं, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आए दिन बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों के मौत की खबर आती है, बाद में बता दिया जाता है वो सुसाइड था। आपने अपने बेटे के ऊपर एक दाग जिसे आप मानती हैं वो धुला है, अभी हालांकि इंसाफ मिलना बाकी है, सही कामयाबी उसी वक्त होगी जब इसमें पता चलेगा किसने मारा है और किन वजहों से मारा है। तो अभी आप एक माँ होने के नाते आपके तरफ से कोई मैसेज है वैसे माँओं के लिए जिसका भी बच्चा फैज़ान जैसा टैलेंटेड हो? फैज़ान ने जब 2020 में आईआईटी का एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था तो उसका 11th रैंक था और रोबोटिक्स का स्टूडेंट वो रिसर्च टीम में था, रोबो सॉकर की रिसर्च टीम में था। वो उसके ऑनलाइन के वो ऑनलाइन में स्टूडेंट का ट्यूशन क्लासेस करता था वो, तो उसकी माँ है आप। तो अब वो जो अभी जो फैसला आया है उसके बाद आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और दूसरे उन तमाम माओं के जिनके बच्चे इस तरह के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, दूसरे जगहों पे पढ़ रहे हैं? मैं तो उस दिन पहले दिन भी माओं को मैं ये मैसेज दिए थे कि वो लोग जाग के रहें, और कोई बच्चे हमारे होनहार बच्चा सुसाइड नहीं करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने इस सुसाइड नाम देके हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। खुद जो खूनी है, जो दूषी है, जिसने मारते हैं हमारे होनहार बच्चों को, उसको बचाने के लिए सुसाइड का नाम देके हमारे बच्चों के ऊपर एक बदनामा दाग लगा देते हैं, बदनाम लगा देते हैं। इतना तक हम सुने हैं उनको बोले हमारे बच्चे मरने के बाद नाम लेने के लिए शर्म आते हैं। मैं बोलती हूँ हर माँ को, आप किसी बच्चों को खोइए मत, मैं जो खोई हूँ वो आप लोग मत खोइए, आप लोग जगे रहिए, होशियार रहिए। और अगर कभी किसी बच्चे को अगर ऐसा हो तो ये सोच लीजिए, मैं फैज़ान की माँ बोल रही हूँ, जिस तरह से मैं अपने फैज़ान के ऊपर से ये दाग हटाया, आप लोग भी उसी तरह से हटाने की कोशिश कीजिएगा, लड़िएगा तो देखिएगा आपका बच्चा भी सुसाइडर नहीं निकलेगा, उसको भी मर्डर ही किया जाता है। जी, तो आपने सुना
फैज़ान की माँ ने कितने डिटेल में आपसे बात की है। ई न्यूज़ रूम से बात करने के लिए शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आगे भी कोर्ट के ज़रिए से आपको इंसाफ मिलेगा और वही पूरे देश के लिए एक मैसेज होगा कि देश इस तरह के होनहार बच्चे नहीं खोएं। शुक्रिया।